जीएसटी के आज के क्लासरूम में आज हम बात करने वाले हैं उस वर्ग को लेकर के जिस वर्ग में सबसे ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। वो लगातार हड़ताल पर है और आगे भी हड़ताल पर जाने की धमकी दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कपड़ा व्यापारियों के बारे में। कपड़ा व्यापारी क्यों है मुश्किल में? अभी तक कपड़े पर जीएसटी नहीं लगाई जाती थी, लेकिन क्यों लगाई गई? क्यों कपड़ा व्यापारियों को लग रहा है कि आगे उनके लिए जीएसटी मुश्किलें ला सकता है? एक बार फिर से हमारे जीएसटी के टीचर शरद कोहली जी हमारे साथ क्लासरूम में मौजूद है। सर, बहुत परेशान है जो और जीएसटी के व्यापारी, जीएसटी के बाद जो कपड़ा के व्यापारियों में काफ़ी गुस्सा देखने को मिल रहा है, क्या वजह है? देखिए, उनका गुस्सा कुछ हद तक जायज़ है प्रांजलि। पहले जो था कपड़े पर कोई टैक्स नहीं लगता था, कोई वैट नहीं लगता था, जीएसटी तो था ही नहीं, किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता था। अब कपड़े पर 5% टैक्स लगा दिया गया है। कपड़े पर ही नहीं, साड़ियों पर भी लगा दिया गया है। साड़ी को भी कपड़े की गिनती में लिया जाता था, पर वो भी अब इसी कैटेगरी में आने की वजह से उस पर भी 5% टैक्स लग गया है। चाहे वो 5,000 की साड़ी हो या फिर 100 रुपए की। जी हाँ, कितने की भी साड़ी हो उससे मतलब नहीं है, पूरा का पूरा साड़ी पर 5% टैक्स लगेगा, उसकी कीमत जितनी भी हो। तो कपड़ा व्यापारी इस बात से रोष कर रहे हैं। उसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो कपड़े के बुनकर हैं, जो कपड़े को बनाते हैं, वो कई बार बहुत छोटी इंडस्ट्रीज से भी आते हैं, वो कॉटेज इंडस्ट्रीज से हैं, वो निम्न वर्ग से भी आते हैं। तो उनमें खासकर प्रांजलि क्या हो रहा है कि जिन लोगों ने आज तक कभी टैक्स नहीं दिया था और उनको जब टैक्स के ब्रैकेट में आना पड़ रहा है, तो नेचुरली उनको थोड़ी सी तकलीफ यहाँ पर महसूस हो रही है। और इससे क्या होगा कि कपड़ों की जो आगे रेडीमेड कपड़े हैं उनकी कीमतें भी बढ़ जाने वाली हैं। और जिस इनपुट टैक्स क्रेडिट की हम बात कर रहे थे प्रांजलि, हम पिछले कुछ क्लासरूम्स में बात करते आ रहे हैं, इनको कुछ उसका विशेष फायदा भी मुझे नहीं लगता होने वाला है, क्योंकि खासकर जो छोटे कपड़ा व्यापारी हैं, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा कोई इनपुट कॉस्ट ऐसी होती नहीं है जिस पर कि उनको टैक्स देना पड़ता है। तो इसकी मार शायद उन पे पड़े, कपड़े उद्योग पे पड़े, कपड़े की जो पूरी इंडस्ट्री है उस पर पड़ने की पूरी संभावना नजर आ रही है। शरद, मेरा अगला सवाल अब आपसे ये है कि क्या ब्रांडेड और अनब्रांडेड, इस पर भी कोई कैटेगराइज सरकार ने किया है और इसको आप कैसे देखते हैं? उन कपड़ों पर जीएसटी का क्या असर पड़ेगा? जी हाँ, देखिए, दो तरीके के, आप जब कपड़ा खरीदने जाते हैं रेडीमेड, तो सरकार को लगा कि दो तरीके के कपड़े होते हैं उसमें। एक कपड़ा होता है जब आप उसको शेल्फ से उठाते हैं तो उसके पीछे यहाँ पर लेबल देखते हैं ना, तो लेबल देखते हैं तो उस पर कुछ नहीं लिखा होता, उसको हम रेडीमेड गारमेंट्स की कैटेगरी कहते हैं। उसमें भी दो कैटेगरी बनाई हुई है। जो 1000 रुपए से नीचे के हैं उस पर 5% लगाया गया है, जो 1000 रुपए से ऊपर के हैं उस पर 12% लगाया गया है। तो ये दो कैटेगरीज उसमें बना दी गई हैं। ये वो कपड़े हैं प्रांजलि जिनमें की ब्रांड पीछे नहीं लिखा होता। लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि ये 1000 रुपए हो या फिर ब्रांडेड कपड़े हो, जनरली लोग इस दो कैटेगरी को भी खरीदते हैं। ठीक है, इनकी बात हम करते हैं जो कि बहुत ही मिडिल क्लास, लोअर क्लास के लोग हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इन कपड़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो इसका क्या फर्क पड़ेगा शरद, 12% और 18% का? मुझे आप बताइए कि अगर समझा सके कि हम इतने का मान लीजिए कि अगर हम 1500 का कपड़ा, हमने 1500 का अगर कपड़ा परचेस किया है, तो अब वो कपड़ा कितना महंगा होगा आफ्टर जीएसटी? देखिए प्रांजलि, रेडीमेड गारमेंट्स पे पहले भी टैक्स था, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लगता था। तो इन लोगों के लिए कोई बहुत ऐसी अचंभे वाली बात नहीं है। पहले तो हमें यह समझने की जरूरत है कि इन पे पहले भी लगता था। अब जीएसटी के अंतर्गत रेट जो है उनमें फेरबदल किया गया है। तो हमें जब ये देखते हैं कि रेट में चेंज हुआ है, तो उनके लिए कोई, जैसे कपड़ा व्यापारी पे पहले लगता ही नहीं था, इनके ऊपर पहले लग रहा था, तो कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। अब फायदेमंद होगा या उनके लिए नुकसानदेह होगा, कम होगा या ज्यादा? देखिए, यहाँ से तो दर बढ़ी हुई लग रही है पहले के मुकाबले। अगर हम सारी स्टेट्स का एवरेज लें तो 5 से 12% के बीच में लगता था, अब ये 18 तक जा रहा है, तो ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पर यहां पर वो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का जादुई शब्द है, उसका रोल यहां पर आ जाता है कि जो देखिए, जो रेडीमेड कपड़ा बनाते हैं उनकी फैक्ट्रीज होती हैं, उनके पास मशीनें लगी होती हैं, उनके पास बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं और उनके बहुत और भी सुविधा, एक फैक्ट्री की तरह से पूरा जैसे फैक्ट्री चलती है। तो उनके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का रेलेवेंस बढ़ जाता है। उनके लिए जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो अपनी कॉस्ट पे दे रहे हैं, उसका बेनिफिट यदि वो ग्राहकों को पहुंचाएं, तो ये जो कीमत बढ़ेगी इनके लगने से, उस कीमत पे फर्क पूरी तरह से पड़ सकता है। अगला सवाल आपसे है कि कपड़ा व्यापारी ये कह रहा है कि भाई अगर अब हम 500 रुपए का अगर हम कपड़ा खरीदते हैं तो उस पर हमें 25 रुपए जो है वो जीएसटी देनी पड़ रही है, मतलब आगे देनी पड़ेगी आफ्टर 5%। इसके खिलाफ में वो है
और उसके साथ एक और सवाल मैं जोड़ना चाहूंगी कि सरकार को क्या जरूरत पड़ी है 5% लगाने की? देखिए, जो जीएसटी की जो सारी प्रणाली है प्रांजलि, इसमें समझने वाली बात क्या है कि सरकार की मंशा ये थी कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सब जीएसटी के दायरे में आ जाएं, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा एग्जेम्पशंस रखते हैं जीएसटी में तो उससे सिस्टम कॉम्प्लिकेट हो जाता है। और एक यूनिफॉर्म कर प्रणाली जो कि पूरे के पूरे देश में लगाई जा रही है, तो सरकार ने सोचा कि कपड़ा भी उसी में आता है। दूसरा, 5% को अगर देखा जाए प्रांजलि, तो लोड के हिसाब से बहुत इतना ज़्यादा लोड नहीं है। जहां हम 43% तक का जीएसटी की बात करते हैं, 28 और 15% स्लेस, उससे अगर आप कंपेयर करें तो 5% सबसे न्यूनतम। इससे कम सिर्फ गोल्ड आता है जो कि 3% में है। न्यूनतम स्तर जो है, जो बेसिक रेट्स हैं, उसमें 5% है। तो सरकार ने उसको कम से कम रखा है। नहीं, लेकिन छोटे व्यापारी क्या करेंगे? आपने उनके सवाल सुनिए, वो ये कह रहे हैं कि सीए का खर्चा कौन देगा? जिस सीए की फी इतनी ज्यादा होती है, हम छोटे व्यापारियों के लिए इतनी पॉसिबिलिटीज नहीं है। देखिए उनका सवाल इसलिए उठ रहा है कि उनको अब मेन स्ट्रीम में आना पड़ रहा है। देखिए प्रांजलि, हम ये समझते हैं कि जिन चीजों पर टैक्स नहीं लगता था अब तक, उससे क्या होता था कि वो कैश सेल करते थे, कैश में व्यापार करते थे और बहुत सारा मेन स्ट्रीम से बाहर रहता था। और मैं सबकी बात नहीं करता, पर उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो कि जिसको हम पैरेलल इकोनॉमी कहते हैं, ब्लैक इकोनॉमी कहते हैं, मतलब काले धन का वहां पर प्रचार था। और कैश में डीलिंग को बहुत आम माना जाता था। कोई ऐसा नहीं था कि कैश का डीलिंग आप बहुत टैबू है उसके ऊपर या उसको बुरी नजर से, बहुत कॉमन देखा जाता था। पर टैक्स का ना देना, सरकार ने जो वक्तव्य दिया है वो ये दिया है कि टैक्स का ना देना कोई ये एक फैशन या इसके लिए अलाउंस आपको नहीं दिया जा सकता कि आप टैक्स नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, ये तो आपकी मर्जी है। टैक्स एक मर्जी नहीं है, टैक्स एक देश की जरूरत है, देश उससे चलता है, ऐसा सरकार ने बोला है। मैं नहीं बोल रहा, कहीं व्यापारी भाई हमारे सोचें कि ये कैसा बयान दिया जा रहा है। सरकार ने ये वक्तव्य दिया और खुद वित्त मंत्री ने ये वक्तव्य दिया है। लोगों को मेन स्ट्रीम में लाना है। एक मेरे साथ में यहाँ पे एक स्टूडेंट आई हुई है जिनको बहुत ज़्यादा पॉकेट मनी नहीं मिलती है, इनको कपड़ा खरीदना है और ये हर महीने कम से कम महीने में 2 तो ले ही 1-2 महीने में ले लेती होंगी। क्या सवाल है आपका? सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी तक जो मैं लेती थी कपड़ा खरीद के मैं स्टिच करवाती थी, तो उसमें मेरी कॉस्ट में अब क्या डिफरेंस पड़ेगा? क्या मेरे को ज़्यादा अमाउंट अब खर्च करना पड़ेगा पहले से? देखिए, मान लीजिए ये एक सूट सिलवाती थी, सपोज अभी तो इन्होंने सूट नहीं पहना हुआ, पर मैं मानता हूँ सूट ये जरूर पहनती होगी। तो मान लीजिए आपने 2000 रुपए का कपड़ा खरीदा दुकान से सूट सिलवाने के लिए, तो आप सीधा 2000 का खरीद लेती थी। अब वो 2000 की बजाय आपको 2100 रुपए का पड़ने वाला है, क्योंकि उस पर 5% लगेगा। तो ये 100 रुपए का फर्क 2000 पे पड़ेगा। एवरेज कपड़े की फैब्रिक की परचेज हम इतनी मानते हैं। इससे ऊपर जब आप जाते हैं तो आप लग्जरी कैटेगरी में, मतलब आप किसी शादी ब्याह के लिए सिलवा रहे हैं या कोई खास फंक्शन के लिए सिलवा रहे हैं, जो डेली वेयर का कपड़ा होता है, जो आम मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास प्रयोग करता है, वो हम इतना माने तो उस पर मतलब इतना ज्यादा अंतर। देखिए, सरकार की मंशा कपड़े वालों से कोई बहुत हजारों करोड़ रुपए का टैक्स वसूलने की नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, सरकार की मंशा इसमें शायद ये रही होगी कि वो उनको मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं। वहां पर कैश का बहुत काम होता था, जैसे कि कैश के काम को अब मेन स्ट्रीम में लाके उनको जीएसटी के अंतर्गत लाया जाए और उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ला दिया जाए, जिससे कर की अगर कोई चोरी हो रही है। अब देखिए, आप कहेंगे कि अभी तक तो कर लगता नहीं था, तो चोरी कैसे हो रही थी जब उस पर लगता ही नहीं था? चोरी होती थी क्योंकि इनकम टैक्स भी वो लोग नहीं देते थे, इनकम टैक्स के लिए अपने रिटर्न्स नहीं फाइल करते थे। यहाँ पर तो आपकी बात बहुत सही है कि उन छोटे व्यापारियों की आड़ में ऐसे बहुत सारे लोग होते होंगे जो इसका फायदा नहीं उठा पाते होंगे, लेकिन अब उनको हो सकता है नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके छुपे हुए जो धन है या उनके छुपे हुए तरीके। जी हाँ, बिल्कुल। इस बात को हम खुल के तो नहीं कह सकते, पर फिर भी हम इस बात को स्वीकार करेंगे कि बहुत सारे लोगों को इसमें परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि अभी तक वो कुछ भी दिखाते नहीं थे। अब उनको ऑल ऑफ ए सडन जो है मेन स्ट्रीम में आके शायद अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करनी पड़े। शरद, हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पर मुझे लगता है कि हमें चर्चा करनी चाहिए, एमआरपी। ये एमआरपी इसलिए भी आज इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं और बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं वो ये जानना चाहते हैं कि जब 1 जुलाई यानी कि जब आप चाहेंगे 1 जुलाई को शॉपिंग करने के लिए किसी भी सामान की, क्या फर्क पड़ने वाला है एमआरपी पे, कैसे पहचाने आप? मेरी कुछ दुकानदारों से बात हुई, उनको ज्यादातर को तो कुछ मालूम नहीं था। जिन कुछ एक को मालूम था वो कह रहे थे साहब हमारी कंपनी जो हमको सामान देती है वो हमें बताएगी कि हमें इस एमआरपी को घटाना है कि बढ़ाना है। अब देखिए, एज ए ग्राहक उसको ये जानकारी रहनी चाहिए
कि एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अर्थ ये है इसका कि आप इससे ज्यादा दुकानदार आपसे नहीं ले सकता है। लेकिन आपने पिछले क्लासरूम में ये कहा था कि हो सकता है कि एमआरपी आपको जो जितनी है उससे ज्यादा भी आपको पे करना, देखिए देनी पड़े कायदे से, कानूनी दृष्टि से तो उसको अपने जितना भी उसके यहाँ सामान पड़ा हुआ है, मैं उसी पे आ रहा था, उसको उसका बार कोड उसको चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि कानूनी दृष्टि से अगर वो एमआरपी से ज्यादा लेता है तो ये गलत माना जाएगा। तो उसको चाहिए क्या कि उस पर बार कोड लगा होता है ना, जिसपे एमआरपी इंडिकेटेड होती है, देखा होगा आपने जब डिपार्टमेंटल स्टोर से लेते हैं तो उसको स्कैन करते हैं, एमआरपी सामने लिखी आ जाती है, अगर प्रोडक्ट के ऊपर नहीं लिखी होती तो उसको कायदे से उस एमआरपी का बार कोड चेंज कर देना चाहिए। पर सारे दुकानदार क्योंकि ये नहीं कर पाएंगे, अगर नहीं कर पाएंगे, उनको लग रहा है एमआरपी से ज्यादा, तो ऐसे ग्राहक उसको एक बार जरूर रजिस्ट करना चाहिए कि हम एमआरपी से ज्यादा नहीं देंगे। अब दुकानदार बदले में ये बोलेगा कि साहब इसका तो देखिए जीएसटी रेट पहले 5% था, अब 12% हो गया है। फिर उसको आप दोबारा से बोलेंगे, हमने पिछली क्लास में भी ये किया था कि देखिए साहब इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगा, आपको फायदा पहुंचेगा, आप कृपया मेरे से एमआरपी से ज्यादा ना लें। तो हमारी सभी दर्शकों को, सभी ग्राहकों को यह हिदायत है कि एमआरपी से ज्यादा देने के लिए वो एक बार रजिस्ट जरूर करें, एक बार ना जरूर करें। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज है कि दुकानदार जिद पे अड़ गया है, आप किसी दूसरी दुकान पे जाएं, तीसरी दुकान पे जाएं, पर कोशिश करें कि ये भी हो सकता है प्रांजलि कि एक ही सामान जो 2-3 दुकानों पे मिलता है, एक दुकानदार मांगे, दूसरा शायद ना मांगे, तीसरा हो सकता है उससे उस पे कम पे भी दे दे आपको। तो ये दुकानदारों को, क्योंकि शुरू में थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, थोड़ा सा ये डाउट रहेगा मन में कि प्राइस बढ़ गई है, घट गई है, उतनी की उतनी है, ये तीनों बातें हो सकती हैं। तो इसलिए एमआरपी से ज्यादा हम सलाह देंगे, कोई भी ग्राहक पे करने से पहले तो मना करे। जिन सामानों पर एमआरपी नहीं है, जो खुले में जो सामान मिल रहा है, उनको कैसे हम लोग उनके साथ में कैसे हम 1 तारीख से डील कर सकते हैं? देखिए खुले में जो सामान है प्रांजलि, मान लीजिए फूड ग्रेन्स हैं, आटा है, दाल भी आप ले सकते हैं, दाल भी है, जो चीज खुली मिल रही है उस पर एमआरपी तो प्रिंटेड नहीं होती, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो वहां पर तो आपको जो कीमत वो बता रहा है वही लेनी पड़ेगी। पर ऐसी दुकानों पर भी प्रांजलि आजकल उनकी एक अलग से रेट लिस्ट होती है, सब दुकानदारों के पास रखी होती है। हालांकि वो दाल के ऊपर या जो भी खुला बोरी में पड़ा है, किसी चीज में पड़ा है, उस पर नहीं लिखा होता, पर अलग से उनकी एक रेट लिस्ट रखना उनको अनिवार्य है। हर दुकानदार को एक रेट लिस्ट रखना अनिवार्य है, तो ग्राहक उस रेट लिस्ट में उसको चेक कर सकता है कि उससे ज्यादा तो नहीं लिया जा रहा। बेहतर है थोड़ा अपना दिमाग खोल करके आप जाएं, और दुकानदार अगर ये बताता है कि नहीं जी ये सामान ये रेट है, तो एक बार उससे जरूर बात करें, ताकि उसको भी लगे कि हाँ जानकारी आपके पास में पूरी है। शरद, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे के लिए आप सब देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।